नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता था कि आज 7 से 8 के बीच में योगी सरकार द्वारा बीडीओ और ईओ के पदों पर प्रतिनियुक्ति के विरोध में हम सभी ने ये फैसला किया था आप सभी के सहयोग से कि हम लोग इस लॉकडाउन का पालन करते हुए योगी सरकार की इस नीति का विरोध अपने घर पर बैठकर सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे, जिसको सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें फेसबुक, ट्विटर या अन्य जो भी संसाधन हैं उनके माध्यम से विरोध जताएंगे और इसको योगी सरकार तक अपने विरोध को पहुंचाएंगे। तो साथियों, मेरी तरह आप भी कुछ इस तरह मैटर तैयार कर सकते हैं। जिसे आप देख रहे होंगे, योगी सरकार बीडीओ के रिक्त पदों की प्रतिनियुक्ति रोके। हम प्रतिनियुक्ति मतलब पिछले दरवाजे से नियुक्ति का विरोध करते हैं। प्रतिनियुक्ति प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय है। किसान विरोधी, जवान विरोधी, मजदूर विरोधी, छात्र विरोधी सरकार नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, प्रतिनियुक्ति नहीं चलेगी। दूसरा, योगी सरकार प्रतिनियुक्ति बंद करे। जिस तरह देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार रोजगार के विकल्प नहीं तैयार कर पा रही है और देश में बेरोजगारी का स्तर बढ़कर 30% हो गया है, जो किसी महामारी से कम नहीं। उत्तर प्रदेश में ये प्रतिनियुक्ति ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में ये प्रतिनियुक्ति बेरोजगारी को बढ़ाने का काम करेगी। अगर सरकार प्रतिनियुक्ति नहीं रोकती है तो हम प्रतियोगी छात्रों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे और प्रतिनियुक्ति का विरोध करेंगे। प्रतिनियुक्ति नहीं होने देंगे। प्रतिनियुक्ति रोकी। साथियों, आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है। बहुत तेज़ आंधी तूफान आया है और आलम यह है कि गर्मी भी अपने चरम पे है और लाइट ना होने की वजह से आपको अंधेरे में ही मेरी बातों को सुनना पड़ेगा। शायद उजाले की कमी है, लेकिन मैं कैंडल के माध्यम से जो हो पाया उतना मैंने किया है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने घरों से या जहाँ भी आप हों, इस प्रतिनियुक्ति से का विरोध करें। ये प्रतिनियुक्ति एक तरह से चोर दरवाजे से अपनी चाहने वाले अयोग्यों को नौकरी देने की एक प्रथा है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, मोदी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के कुछ ट्रेंड लोगों के नाम पर उनको सीधे आईएएस बना दिया था, जो प्राइवेट सेक्टर से भी आने वाले लोग थे। और एक बड़े कलाकार का नाम मैं बताऊं आपको, मनोज तिवारी, बिहार के रहने वाले हैं, जन्मजात उच्च कुलीन हैं, श्रेष्ठ वर्ण में आते हैं, अच्छे कलाकार हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन इज्जत पे हम अपना अधिकार किसी को नहीं दे देंगे। मनोज तिवारी के भाई को मोदी सरकार ने सीधे सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त कर दिया है, जिस पद को पाने के लिए आपको लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करनी होती है, प्री मेंस और इंटरव्यू, जिसके लिए आपका पसीना सर से बहते हुए एड़ी तक चला आता है, तब जाके कहीं आप
आईएएस की परीक्षा पास कर पाते हैं और नियुक्त हो पाते हैं, नौकरी पाते हैं। उसके बाद आपका कार्य का रिकॉर्ड देखा जाता है, आपकी सेवा की सीनियरिटी जूनियरिटी का लेखा जोखा होता है, तब जाकर कहीं आपको सेक्रेटरी का पद मिलता है। नहीं तो आप कहीं ना कहीं अटैच ही रह जाते हैं। लेकिन अपने चाहने वालों को, क्योंकि उन्होंने घोषित ही कर रखा है कि उच्च वर्ण में आने वाले लोग विद्वान होते हैं, और जिन वर्णों में इन्होंने बांट के हम लोगों को हमारे ऊपर शासन किया है, उन वर्णों में ही हमको नीचा रख के, और हम चाहे जितने उन वर्णों में आने वाले, हम चाहे जितने विद्वान हों, हम इनकी नज़रों में आज की ये जो मनुवादी सरकार है, ये जो मनुवादी सरकार है जो केंद्र में बैठी है, ज़्यादातर राज्यों में बैठी है, सबकी यही हाल है कि ये लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। वो मनुस्मृति जो अपने नालायक बच्चों को, अपने नालायक वर्णों से आने वाले लोगों को आपके सिर पर बैठने का अधिकार देती है, जो संविधान को नहीं मानती है। साथियों, अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो आज इतनी भयावह स्थिति है रोज़गार की, और इस कोविड-19 के प्रकोप पे आप देख चुके होंगे कि हमारी सरकारें अमीरों को बोइंग विमानों में भर के ला रही है, और उनको रिसीव करने, उनको क्वारंटाइन करने, उनको सैनिटाइज़ करने की व्यवस्था हर ज़िले के जहाँ भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ का संबंधित डीएम पहुँच रहा, बड़े शान से ट्वीट करता है कि हमने आज इतने लोग आए, इसमें इतने लोग थे, इतने बच्चे थे, इतनी महिलाएं थी, हमने ये व्यवस्था दी। लेकिन ट्रेनों से आ रहे लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? गरीबों के लिए क्या व्यवस्था है? पैदल आ रहे लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? ट्रकों पर भूसे की तरह भर के आ रहे लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? सीमेंट के कंटेनर के अंदर बैठ के आ रहे, जिसमें सांस लेना दूभर होता है, उसके अंदर बैठ के आ रहे लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? कोई व्यवस्थाएं नहीं है, कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं हैं। एक बार सेक्रेटरी के पदों पर केंद्र सरकार ने, आईएएस अधिकारी के पदों पर केंद्र सरकार ने नियुक्ति करके, सभी सवर्णों की, सिर्फ सवर्णों की नियुक्ति करके आपका टेम्परामेंट चेक कर लिया है। तब भी आप नहीं कुछ बोले। अगर अब भी कुछ नहीं बोलेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनने के काबिल हैं। आप जैसे तैसे जी लेंगे, आपके बच्चे बंधुआ मजदूर बनने के काबिल होंगे, और वो बच्चों की नहीं, आपकी नाकामी होगी। अगर आप कहीं सोचते हैं कि मैं प्रतिनियुक्ति का विरोध क्यों करूं, मैं नौकरी में हूं, मैं व्यापार में हूं, या मुझे नौकरी नहीं करनी है, या मेरी उम्र निकल गई है, तो मैं प्रतिनियुक्ति का विरोध क्यों करूं? उस प्रतिनियुक्ति की वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका भाई, बंधु, आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार प्रभावित जरूर होगा। अगर आप इसका विरोध नहीं करेंगे तो फिर वही नाकारा लोग जो सरकार के कृपा पात्र हैं वो आपके ऊपर शासन करेंगे। जिस तरह से राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने अभी हाल में ही लॉ अफसरों की नियुक्ति की, जिनको सरकारी वकील कहा जाता है, जिसमें मैक्सिमम ब्राह्मण और कुछ परसेंटेज में ठाकुर भी थे, लेकिन कुल मिला के आप कहेंगे कि ये सवर्ण थे। ठीक उसी तरह प्रतिनियुक्ति की आड़ में उन्हीं को रखा जाएगा जिनको ये चाहेंगे, या जो लोग सक्षम होंगे, क्योंकि इस तरह की नियुक्तियां कहीं ना कहीं रुपए पैसे के जोर पे होती हैं, धन के दम पर होती हैं। अगर आप लोग ऐसे चुप रहे तो ये नियुक्तियां होती रहेंगी, आपके हक छीने जाते रहेंगे, और आपकी आने वाली जनरेशन, आपका भविष्य, आपके बच्चे रोड पर होंगे। प्रतिनियुक्ति का विरोध करिए,
किसी भी तरह के बैकडोर से आने वाले व्यवस्थाओं का विरोध करिए जो विशेष वर्ग के लोगों के लिए, विशेष लोगों के लिए बनी है, उनका विरोध करिए और सच के साथ खड़े होने के लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि कोई भी क्रांति बिना कुर्बानी के नहीं होती। साथियों, ये प्रतिनियुक्ति सिर्फ प्रतियोगी छात्रों के लिए ही नहीं है। उन छात्रों के साथ आपका भविष्य जुड़ा है। वो छात्र कहीं ना कहीं आपके परिवारों से भी हैं। आज प्रतिनियुक्ति के आड़ में ये कहेंगे कि नहीं, ये तो सबके लिए है, इसमें आरक्षण का कोई प्राविधान जैसी कोई बात हो ही नहीं सकती, ये अंदर से जिसको रखना चाहेंगे उसको रख लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज इस बेरोज़गारी के आलम में, जब बेरोज़गारी 30% बढ़ चुकी है हमारे देश में, और हमारे देश की केंद्र सरकार रोज़गार के नाम पे पकौड़ा तलने की बात कर रही है, चाय की बात कर रही है, ठेला लगाने की बात कर रही है, ऐसी स्थिति में जब देश का प्रधानमंत्री, जिसकी दैनिक जिम्मेदारी होती है अपने देश के बेरोज़गारों को रोज़गार के अवसर मुहैया करवाने की, उस देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार पद पे बैठने के बाद आपसे पकौड़ा तलवाने की बात करता हो, आपसे चाय के ठेले लगाने की बात करता हो, आपसे मूंगफली के ठेले खुमचे लगाने की बात करता हो, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके देश में रोज़गार की स्थिति क्या है। आपके देश के लोगों को, आपको, खास करके पिछड़े दलित लोगों को भड़काया जा रहा है, उनको बांटा जा रहा है, बांट के सिर्फ शासन करने की व्यवस्था की जा रही है। उनसे किसी भी तरह से उनके हक और हित की बात नहीं की जा रही है। अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि सत्ता पाने के लिए कुछ लोगों ने, जिसमें इनकी तथाकथित IT सेल भी है, जो हिंदू मुस्लिम के खिलाफ इतना जहर उगल रही थी, इतना जहर उगल रही थी, इतना जहर उगल रही थी कि अगर एक सामान्य व्यक्ति, गांव का व्यक्ति, निरक्षर व्यक्ति, बुजुर्ग जो हमारे गांव के हैं, जो हिंदुत्व और हिंदू धर्म में पूर्ण आस्था रखते हैं, बिना कुछ सोचे समझे जाने, वो इनकी बातों को सुन लेते, इनके वीडियो क्लिपों को देख लेते और इनके बनाए हुए छोटे छोटे कटआउट्स को देख लेते, पढ़ लेते, तो उनके मन में आग लग जाती और हिंदू मुस्लिम राइट होने से कोई नहीं रोक पाता। लेकिन गांव के लोग अपने खेती किसानी में बिजी होने की वजह से और इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सी चीज़ें बच गई, और इन विरोधों को देखते हुए सऊदी अरब की राजकुमारी ने जब 10 लाख भारतीय कामगारों को वहाँ से निकालने की बात कही और ये कहा कि मुस्लिम विरोधी पोस्टों को अगर आप नहीं बंद करेंगे, मुस्लिमों को बदनाम करना नहीं बंद करेंगे, तो बिना संकोच के मैं इनको निकाल के बाहर कर दूँगी, तब शायद मोदी सरकार और बिकाऊ मीडिया होश में आई और इन्होंने उन चीज़ों को कुछ हद तक रोका, दबाव बनाया, और उसी अरब गवर्नमेंट ने हमें इस कोविड-19 से लड़ने के लिए राहत सामग्री भेजी। थोड़ी बहुत नहीं, करीब 8-9 मीट्रिक टन भेजा है। हम राजनेताओं के बहकावे में आकर कहीं ना कहीं इंसानियत खोते जा रहे हैं, और उस इंसानियत को जब हम खो रहे हैं तो उसके पीछे बहुत कुछ खो रहे हैं, क्योंकि हम उनके बहकावे में आके रोज़गार की बात करना भूल जा रहे हैं। हम उनके बहकावे में आके शिक्षा हम उनके बहकावे में आकर रोज़गार की बात करना भूल जा रहे हैं। हम उनके बहकावे में आकर शिक्षा की बात करना भूल जा रहे हैं। हम उनके बहकावे में आकर स्वास्थ्य की बात करना भूल जा रहे हैं। हम उनके बहकावे में आकर अपने भविष्य के बारे में सोचना भूल जा रहे हैं। आज जो निजीकरण को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर को बहुत अच्छा बता रहे थे, उनकी आँख आज इस लॉकडाउन में कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से आंखें खुल जानी चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी व्यवस्थाएं, सरकारी कर्मचारी आपकी सेवा में खड़े हैं। साथियों, इस प्रतिनियुक्ति का विरोध करिए
और अपने अपने स्तर पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखिए। सिर्फ प्रतिनियुक्ति ही नहीं, रोजगार की भी बात करिए, अपने आरक्षण और अपने अधिकार की भी बात करिए उसमें। और सरकार की जो भी नीतियां हैं, जो भी देश विरोधी नीतियां हैं, जो भी समाज विरोधी नीतियां हैं, जो भी किसान विरोधी नीतियां हैं, जो भी जवान विरोधी नीतियां हैं, वो सब का सब महेंद्र जोश का यहाँ युद्ध लड़ना है, अपनी बात कहनी है। जोश में कही गई बात ही ऊपर तक पहुँचती है क्या? इस तरह की जो भी बातें हैं जो मैंने कही, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य लोगों तक पहुंचाइए। अगर ये बातें कई जगह से लाखों हज़ारों की संख्या में जाएंगी तो उसका दबाव पड़ेगा। और मैं आपको एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग सवाल करना बंद कर देंगे तो ये सरकार जो आपको कहती है कि हम किसानों के हक़ का काम करते हैं, हम जवानों के हक़ का काम करते हैं, कभी पुलवामा के नाम पर वोट ले लेना, कभी किसी के नाम पे वोट ले लेना। और यहाँ तो हमारे देश में ये आलम हो चुका है कि शहीदों की भी जाति देखी जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। और इसको सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जागरूकता बचा सकती है, आपके सवाल बचा सकते हैं, क्योंकि नेता सिर्फ सवालों से डरता है। उससे सवाल करेंगे तो वो गलत काम करने से घबराएगा, डरेगा, तभी आपके सही कामों की तरफ वो ध्यान देगा। वो चाह के नहीं ध्यान देगा, उसका मन नहीं होगा, लेकिन वो आपके दबाव की वजह से ध्यान देगा। तो दबाव बहुत ज़रूरी है। इन नेताओं पे अपने प्रश्न से नकेल कसिए, तभी ये आपके हक़ की बात करेंगे। आज हमारे देश की रीढ़, हमारे देश की धमनी कहे जाने वाले किसान मज़दूर, जिनके बिना देश का विकास संभव ही नहीं, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सरकारें बोइंग विमान में रईसों को भर के ला रही हैं, उनकी सारी सुख सुविधा, उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। और आज की मैं आपको घटना बताऊं, मुंबई से एक ट्रेन चलती है श्रमिक स्पेशल 07 यूपी करके, और उस ट्रेन में पानी कल शाम से ख़त्म होता है। उरई तक पानी का एक बूंद नहीं नसीब होती है। उरई से वीडियो मेरे पास आता, मैं ट्वीट करता हूं तो रेल मंत्रालय बोलता है कि बीना में 1200 पैसेंजरों को लंच पैकेट और पानी की व्यवस्था की जा चुकी है। फिर मेरे ये कहने पे कि ये वीडियो उरई रेलवे स्टेशन के पर बनाया गया है, कोई पानी नहीं मिला है, कोई लंच पैकेट नहीं मिला है, और अगर पानी नहीं मिला तो लोग प्यास से मर जाएंगे। भूखे तो रह लेंगे 2 दिन, लेकिन प्यास से नहीं रह सकते। तो भी प्रशासन बोलता है नहीं व्यवस्था हो गई है। और शायद उस ट्वीट और आपके लोगों के समर्थन की वजह से कानपुर स्टेशन पे सारी व्यवस्थाएं की गई, जो भी टूटी फूटी व्यवस्था थी, लेकिन पानी की भरपूर व्यवस्था की गई, जिससे सभी यात्री खुश हुए और उन्होंने पानी पिया। ये आपकी ताकत है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप विरोध करेंगे तो सरकारें जगेंगी, क्योंकि सरकारें तानाशाही होती हैं। उनको सरकारी व्यवस्थाओं से इतने सुख मिल जाते हैं कि उनको आम जनता का दुख नहीं दिखता, आम जनता की ज़रूरतें नहीं दिखती। जिनको काजू की रोटी खाने को मिले और मशरूम की सब्ज़ी खाने को मिले, उनको गरीब का मोटा अनाज कहाँ से दिखाई देगा? उनको कहाँ से दिखाई देगा कि वो आलू की सब्ज़ी खा रहे हैं, सिर्फ रोटी खा रहे हैं, चटनी से खा रहे हैं कि नमक से खा रहे हैं? वो तो अपने थाली को भरा हुआ देख रहे हैं ना, उनको अपनी थाली भरी हुई दिख रही है, उनकी जेब भरी हुई दिख रही है, उनका पेट भरा दिख रहा है। उनको लैंड रोवर, जगुआर और मर्सिडीज जैसी गाड़ियों पे चल रहे हैं तो उनको दुनिया चलती हुई दिख रही है। 62,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ़ कर देते हैं, पर किसानों के लिए वो 10-10 बैठकें करते हैं। कैबिनेट स्तर की बैठक होती है, लोकसभा में चर्चा होती है, राज्यसभा में चर्चा होती है, विधानसभाओं में चर्चा होती है। जिन आम जन लोगों की वजह से ये सरकार है, जिन आम जन लोगों के वोट से ये सरकार है, ये लोग सत्ता में बैठे हैं, उन्हीं के लिए ये लोग बैठकें करते हैं। पर
जिनके पैसे से प्रचार करके ये चुनाव लड़ते हैं, उनकी ये लोग गुलामी करते हैं, उनके लिए, उनके पैसे माफ़ करने के लिए, उनको ज़मीन मुहैया करवाने के लिए, उद्योग को बढ़ावा देने की आड़ में 1 सेकंड भी नहीं सोचते हैं और ये लोग सब कुछ दे देते हैं। और वो अगर अंदर तक जाएंगे, आप सब देखेंगे तो वो चंद लोग किन वर्गों से आते हैं और कौन लोग हैं वो भी आप जान जाएंगे। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में संविधान नहीं, मनुस्मृति चल रही। मनुस्मृति किसको बढ़ावा देती है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छे से जानते होंगे। साथियों, सिर्फ इतना ही मैं कहूँगा कि आप लोग इस सरकार से अपना हक लेने की लड़ाई लड़िए। किसी का हक छीनने की नहीं, लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़िए, अपने हक की आवाज़ उठाइए। ये प्रतिनियुक्ति आपको छोटा लग रहा होगा क्योंकि 350 पौने 400 वैकेंसीज़ की बात हो रही है, लेकिन ये शुरुआत है और एक शुरुआत लोक सेवा आयोग के सीधी भर्तियों में की जा चुकी है। अब ये होने के बाद फिर आगे पता नहीं क्या क्या होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा, आप लोगों ने विरोध नहीं किया, तो आपसे आपकी सांस का भी हिसाब लिया जाएगा। ये सरकारें आपके सांस लेने पर भी टैक्स लगा देंगी। धन्यवाद।